नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। पिछले काफ़ी समय से दिव्या भारती के बारे में कमेंट आ रहे थे कि दिव्या भारती की मर्डर मिस्ट्री पर वीडियो बनाऊं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिव्या भारती के बारे में। दिव्या भारती एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी जिसने बॉलीवुड के 1 साल के कैरियर में वो सफलता पाली जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस सालों साल काम करके भी नहीं देख पाती। दिव्या भारती बॉलीवुड में आई और सबके दिलों पर छा गई। देखते ही देखते वो सुपरस्टार बन गई। अचानक मिली सफलता के दो परिणाम निकले। एक तो अचानक मिली सफलता संभालनी भारी पड़ती है और दिमाग पर सवार हो जाती है। दूसरा, अचानक मिली सफलता से अनचाहे और अनजाने दुश्मन बन जाते हैं जिनके बारे में पता भी नहीं चल पाता है। दिव्या भारती के साथ भी वैसा ही हुआ था। 25 फरवरी 1974 को जन्मी दिव्या भारती बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माँ का नाम मीता भारती है। दिव्या का एक छोटा भाई है जिसका नाम है कुणाल भारती। दिव्या भारती मुंबई में ही पली बड़ी थी। वह हिंदी, इंग्लिश और मराठी बोलने में माहिर थी। दिव्या की पढ़ाई की बात की जाए तो दिव्या ने सिर्फ 9th क्लास पास की है। साल 1988 में जब दिव्या की उम्र महज 14 वर्ष थी तभी वह फिल्मों में ऑडिशन देने लगी थी। 1988 में ही दिव्या को एक फिल्म मिली जिसका नाम था गुनाहों का देवता, लेकिन उस फिल्म से दिव्या को निकाल दिया गया और दिव्या की जगह संगीता बिजलानी को ले लिया गया। इसके बाद 1988 में ही कीर्ति कुमार, जो कि गोविंदा के बड़े भाई थे, उन्होंने दिव्या को गोविंदा के अपोजिट साइन किया। फिल्म का नाम था राधा का संगम, लेकिन इस फिल्म से भी दिव्या को बिना बताए बाहर कर दिया गया और दिव्या की जगह जूही चावला को ले लिया गया। इसके बाद दिव्या ने साउथ की इंडस्ट्री की तरफ रुख कर लिया और साल 1990 में तेलुगु फिल्म बोबिली राजा, उससे फिल्मों में डेब्यू किया और फिल्म जो है ये सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद 1990 में एक और तेलुगु फिल्म में दिखाई दी। उसमें भी दिव्या के काम को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। साल 1991 में दिव्या की 3 फिल्में और आई। ये तीनों फिल्में तेलुगु भाषा की फिल्में थी। साउथ की इंडस्ट्री में दिव्या एक सफल एक्ट्रेस के रूप में जानी जाने लगी थी। 2 साल में 5 फिल्में, जिनमें से 4 फिल्में सुपरहिट साबित हुई। साउथ की सफलता को देखते हुए बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स ने दिव्या को साइन करने के लिए इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। बॉलीवुड में डेब्यू हुआ साल 1992 में। फिल्म का नाम था विश्वात्मा। विश्वात्मा में दिव्या के ऊपर एक गाना गाया गया था जो पिक्चराइज हुआ था दिव्या के ऊपर, 7 समुंदर पार। इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ ये गाना कि दिव्या जो है रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म के बाद दिव्या ने साल 1992 में ही 10 फिल्मों में लगातार काम किया, जिनमें ज़्यादातर फिल्में सुपरहिट साबित हुई। 1992 में 2 फिल्में साउथ की भी की थी, वो भी सुपरहिट साबित हुई। 1992 दिव्या की लाइफ का सबसे ज़्यादा सफल साल रहा था। 1992 में दिव्या जो है शोला और शबनम फिल्म में काम कर रही थी। इसी फिल्म में गोविंदा जो है लीड रोल में थे। गोविंदा ने पहली बार दिव्या और साजिद नडियाडवाला का परिचय एक दूसरे से कराया और यहीं से दिव्या और साजिद एक दूसरे से प्यार करने लगे। दिव्या और साजिद ने कुछ ही दिनों के प्यार के बाद 10 मई 1992 को एक दूसरे से शादी कर ली, लेकिन इन दोनों ने अपनी शादी को छिपा कर रखा हुआ था। दिव्या भारती एक हिंदू परिवार में जन्मी थी और साजिद नडियाडवाला एक मुस्लिम था। जिस समय साजिद ने दिव्या से शादी की थी उस समय साजिद जो है पहले से ही शादीशुदा था और उसका तलाक भी नहीं हुआ था। दिव्या और साजिद ने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की थी। शादी के बाद दिव्या का नाम हो गया था सना नाडियाडवाला। दिव्या की मौत हुई थी 5 अप्रैल 1993 को। उस समय दिव्या जो है हिंदी और साउथ की दोनों इंडस्ट्री में लगातार काम कर रही थी। कभी साउथ में होती थी तो कभी मुंबई में। उसी दिन दिव्या जो है चेन्नई से मुंबई वापस आई थी जिस दिन दिव्या की मौत हुई थी। दिव्या जहां रहती थी वो वर्सोवा इलाके का तुलसी अपार्टमेंट था। दिव्या चेन्नई से वापस आकर अपने फ्लैट पर जाती है। दिव्या के पैर में शूटिंग के दौरान थोड़ी सी चोट लग गई थी। इसी वजह से दिव्या के पैर में उस दिन बैंडेज बंधी हुई थी। दिव्या बॉलीवुड और साउथ दोनों जगह बराबर काम कर रही थी। उसकी फिल्में भी लगातार हिट हो रही थी तो पैसे भी आ रहे थे। तो अपनी मौत के दिन ही दिव्या ने मुंबई में 4 बेडरूम का एक फ्लैट खरीदा था, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा खुश थी। दिन में अपने फ्लैट की डील करके दिव्या जो है यह खबर देने अपने मम्मी पापा और भाई के घर जाती है। वहाँ सभी लोग नए फ्लैट की खुशियाँ मनाते हैं, यानी उस दिन वो है छोटी सी एक
घर में पार्टी करते हैं। दिव्या भारती चाहती थी कि उस रात वह अपने माँ बाप के घर में बिताए, लेकिन तभी दिव्या के पास में दिव्या की कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला का फ़ोन आता है और वह उससे मिलने के लिए कहती है। कहा जाता है कि नीता लुल्ला को फिल्म के ड्रेस का डिज़ाइन जो है डिस्कस करना था। दिव्या की सभी फिल्मों में नीता लुल्ला जो है कॉस्ट्यूम डिजाइनर रही थी। दोनों एक दूसरे की काफ़ी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। नीता ने जब दिव्या को तुलसी अपार्टमेंट में बुलाया तो दिव्या जो है अपने माता पिता के घर से तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर वाले घर में आ जाती है। रात को 9 बजे दिव्या पहुंचती है तो नीता लुल्ला जो है उस समय अपने डॉक्टर पति के साथ में पहले से ही उस घर के बाहर में खड़ी थी। ये काफ़ी चौंकाने वाली बात थी कि नीता लुल्ला ने दिव्या को बुलाया था ड्रेस को डिस्कस करने के लिए, यानी कॉस्ट्यूम को डिस्कस करने के लिए, लेकिन वह अकेली नहीं आई थी बल्कि अपने डॉक्टर पति को साथ में लेकर आई थी। 5 अप्रैल 1992 की रात 9 बजे नीता लुल्ला अपने पति के साथ दिव्या के घर के अंदर बैठी हुई थी। तीनों लोग ड्रिंक कर रहे थे, दिव्या भी ड्रिंक कर रही थी। हादसे के वक्त दिव्या के उस फ्लैट में टोटल 4 लोग मौजूद थे। खुद दिव्या भारती, नीता लुल्ला, उसका डॉक्टर पति और दिव्या की एक मेड जो कि खाना बनाने के लिए वहाँ पर रहती थी। दिव्या की नौकरानी बचपन से ही दिव्या के साथ में थी, यानी वह पहले तो दिव्या के माता पिता के घर में काम करती थी, लेकिन बाद में जब दिव्या जो है मुंबई आ गई तो वो दिव्या के साथ में मुंबई में ही रहने लगी। ये टोटल 4 लोग हादसे के वक्त दिव्या के घर में मौजूद थे। ड्रिंक करते हुए और बातें करते हुए इन लोगों को लगभग 11 बज गए। 11 बजे सभी लोग जो है नशे में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर चुके होते हैं, खासकर जो है दिव्या भारती। 11 बजे दिव्या भारती किचन में जाती है जहां मेड जो है स्नैक्स और खाना बना रही थी। उसी किचन में एक विंडो थी जो पार्किंग की साइड में खुलती थी। उस विंडो में खास बात ये थी कि उसमें जो है लोहे की ग्रिल नहीं लगी हुई थी। आमतौर पर मुंबई में विंडोज़ में जो है लोहे की ग्रिल लगी होती है, साथ में ग्लास भी लगे होते हैं। दिव्या के पूरे फ्लैट में जो सभी विंडोज़ थी उनमें लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, सिर्फ इसी विंडो में लोहे की ग्रिल नहीं थी। 11 बजे दिव्या किचन में जाती है और मेड जो खाना बना रही थी उससे बात करने लगती है। बात करते करते दिव्या जो है उस विंडो पर बैठ जाती है जो कि बिल्कुल उसमें रोक नहीं थी, यानी वो पीछे की तरफ जो है बिल्कुल खुली हुई थी। वो जो दीवार थी, जो विंडो की दीवार थी, वो लगभग 12 इंची दीवार थी। दिव्या की कमर बाहर की तरफ यानी आसमान की तरफ थी और मुंह उसका अंदर किचन की तरफ था। 12 इंची दीवार पर बैठते हुए बैलेंस बनाते समय दिव्या जो है 5वें फ्लोर से नीचे गिरती है और जहां गिरती है वो पार्किंग वाली जगह थी। कहा जाता है कि वहां 24 घंटे कोई ना कोई गाड़ी खड़ी रहती है, लेकिन ये हैरानी की बात है कि उस दिन जिस समय जो है दिव्या भारती ऊपर से गिरी थी वहां पर एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी। यानी दिव्या किसी गाड़ी के ऊपर आकर गिरती अगर वहां पर गाड़ी खड़ी होती तो। दिव्या नीचे गिरती है तो उसकी पीठ और सर में काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है, लेकिन उस समय वो जिंदा थी जिस समय वो गिरी थी और सांसें उस समय चल रही थी। इसके बाद दिव्या भारती को उठाकर कूपर हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद दिव्या की मौत की जांच शुरू होती है। मौत की जांच जो है 3 एंगल से शुरू की जाती है। पहला एंगल ये था कि क्या ये एक हादसा था, दूसरा एंगल ये था कि क्या दिव्या ने आत्महत्या की है, और तीसरी बात कि क्या दिव्या का किसी और ने मर्डर किया है। पहले जांच होती है कि क्या ये एक सुसाइड है, लेकिन पुलिस को सुसाइड का एक भी सबूत नहीं मिलता, क्योंकि दिव्या जो है लगातार बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन रही थी, लगातार उसकी फिल्में हिट जा रही थी, नया फ्लैट लिया था उसने और वो उस दिन काफ़ी ज़्यादा खुश थी, यानी सुसाइड की कोई वजह नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की कि क्या ये एक मर्डर था। दिव्या की मौत को मर्डर मानने के पीछे कई सारे तर्क थे। एक तो ये कि उन दिनों साजिद नाडियाडवाला के बारे में अफवाह उड़ रही थी कि साजिद का जो है कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है, उसकी सभी फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का ही पैसा लगता है। दिव्या को ये बात पता चल गई थी और दिव्या चाहती थी कि साजिद जो है अंडरवर्ल्ड से अपना कनेक्शन तोड़ दे, वरना वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। एक दूसरी वजह यह थी कि साजिद की जो माँ थी और दिव्या के बीच में रिश्ते जो है बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। साजिद की माँ चाहती थी कि दिव्या जो है साजिद से शादी तोड़ दे और अलग हो जाए, जबकि दिव्या जो है अलग होना नहीं चाहती थी। तीसरी वजह यह थी कि साजिद की जो एक्स वाइफ थी वो साजिद को तलाक नहीं देना चाहती थी। पुलिस ने 5 अप्रैल 1993 से साल 1998 तक 5 साल लगातार इस केस की जांच की, सैकड़ों लोगों से पूछताछ की, जैसे कि वो हर केस में करती है,
और 1998 में पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये एक हादसा था। दिव्या नशे में धुत थी और नशे में दिव्या जो है विंडो पर बैठने के चक्कर में नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ने अपनी जांच में बहुत सारे पॉइंट्स को नज़रअंदाज किया था। पॉइंट नंबर 1, दिव्या जिस विंडो पर बैठने की कोशिश कर रही थी, ग्रिल तो उसमें थी नहीं, लेकिन एक ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था। ऑटो स्टॉपर ये होता है कि अगर विंडो को बाहर की तरफ खोला जाता है या धकेला जाता है तो धक्का देने का प्रयास करते हैं तो जो स्टॉपर होता है वो अपने आप अंदर की तरफ धक्का देता है। यानी अगर उस ऑटो स्टॉपर पर पीठ टिकाए तो वो बाहर को खुलता नहीं है बल्कि अंदर की तरफ प्रेशर डालता है। लेकिन जिस दिन दिव्या भारती उस विंडो से गिरी या गिराई गई, उस दिन जो है ऑटो स्टॉपर विंडो का एक नट बोल्ट खुला हुआ था। यानी उसका जो एक बोल्ट होता है वो पूरी तरह से लूज था। यानी दिव्या की पीठ जो है विंडो से टच होते ही विंडो के ने अंदर की तरफ को उसे धकेला नहीं, क्योंकि उसका जो है एक नट बोल्ट खुला हुआ था तो विंडो बाहर की तरफ को खुल जाती है, जिससे क्या होता है कि दिव्या सीधे पार्किंग में गिरी और उसकी मौत हो गई। पॉइंट नंबर 2, तुलसी अपार्टमेंट की पार्किंग में 24 घंटे कोई ना कोई गाड़ी खड़ी रहती है, लेकिन हादसे के वक्त उस पार्किंग में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी, वो भी रात के समय। जबकि रात के समय में अक्सर देखा जाता है कि पार्किंग में जो है सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी होती है और गाड़ियाँ खड़ी होनी भी चाहिए, क्योंकि रात में जो है हर कोई ऑफिस से घर आ जाता है, अपने बिजनेस से घर आ जाता है और गाड़ियाँ जो है घर के बाहर खड़ी होती हैं। क्या कारण था कि उस रात वहाँ एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी? पॉइंट नंबर 3, नीता लुल्ला जो कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, उसे कथित रूप से दिव्या भारती के साथ में कॉस्ट्यूम को लेकर डिस्कस करना था। फिर वह अपने पति को लेकर दिव्या के घर में क्यों आई? नीता लुल्ला ने अपने बयान में कहा था कि जब दिव्या अंदर किचन में गई तो वह उस वक्त टीवी देखने में और ड्रिंक करने में व्यस्त थी। अब सवाल आता है कि नीता अपने पति के साथ में कॉस्ट्यूम डिस्कस करने गई थी या वहाँ पर टीवी देखने या ड्रिंक करने? पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 जो है सबसे ज़्यादा अहम है। पॉइंट नंबर 4 जो है साजिद नडियाडवाला का अंडरवर्ल्ड के साथ में रिश्ता है। यह जांच क्यों नहीं की गई? साजिद की फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता है, यह जांच क्यों नहीं की गई? क्या अंडरवर्ल्ड से रिश्ता रखना या उससे कनेक्शन होना इतना छोटा मुद्दा था कि जांच करना जरूरी नहीं समझा गया? पॉइंट नंबर 6 जो कि सबसे अहम है, दिव्या की मौत के समय 4 लोग घर में मौजूद थे, नीता, उसका पति डॉक्टर और मेड। दिव्या की मौत के 20 दिन बाद दिव्या की जो मेड थी, जो कि बचपन से उसके साथ में थी, वो संदिग्ध हालात में उसकी मौत हो जाती है। डेड बॉडी को कूपर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां बिना पोस्टमार्टम के उसे हार्ट अटैक से मौत घोषित कर दिया जाता है। यानी उसकी मौत को दिल का दौरा बता दिया जाता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्यों उस मेड का पोस्टमार्टम नहीं किया गया? क्यों उसकी जांच नहीं की गई? क्या वो मेड दिव्या की हत्या की चश्मदीद गवाह थी? क्या उसे जानबूझकर रास्ते से हटाया गया था? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। साजिद नडियाडवाला ने दिव्या से शादी की और ये बात सबसे छिपा कर रखी। क्यों साजिद नडियाडवाला शादी को ओपन नहीं करना चाहता था? क्या डर था उसे कि शादी को ओपन करने से उसे कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? साजिद का संबंध जो है अंडरवर्ल्ड से रहा है, तो साजिद को कहीं यह डर तो नहीं था कि दिव्या जो है उसकी पोल खोल देगी? दिव्या के पॉपुलर होने से श्रीदेवी को क्या नुकसान था? श्रीदेवी दिव्या भारती से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती थी? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में, जो इस वीडियो का पार्ट 2 होगा, क्योंकि वीडियो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। पार्ट 2 कल या परसों में आएगा। दिव्या भारती की मौत को लेकर आपकी कोई राय, सलाह या सुझाव हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।